अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क की मुआशी कारकर्दगी मजमूई तौर पर बेहतर बताते हुए और आइंदा भी अच्छी कारकर्दगी और अच्छे सबरात का एक इंदिया देते हुए पॉलिसी रेट में 1% इजाफा कर दिया। मुबारक हो, पाकिस्तान में इस वक्त शरह सूद, बुनियादी शरह सूद जो है वो 17% पर पहुँच गई है। मुख्तलिफ डायमेंशन से इसको ज़रा डिस्कस करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद, माहिर मुआशियात, और अंजुम निसार, साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। खुर्रम, सबसे पहले आपकी तरफ आज जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, उसमें गवर्नर साहब ने जो इकॉनमी की पिक्चर इस वक्त बताई, डॉलर के इनफ्लोज में कमी की बुनियादी वजह इंटरनेशनल रिसेशन, इंटरनेशनली ग्लोबली अगर बात करें तो शरह सूद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है, इसी वजह से वो डॉलर कम भेज रहे हैं पाकिस्तान में। वो निगेट कर गए ये तमाम बातें कि जनाब ये डॉलर रुपी पैरिटी आपके इंटरबैंक ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट में जो इतना बड़ा फ़र्क है, ये चीज़ जो है शायद उतनी बेहतर नहीं समझी जा रही। फिर डॉलर बेहतर कब होंगे, सप्लाई बेहतर कब होंगी? जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो IMF प्रोग्राम के 9th रिव्यू को कंप्लीट कर लेगी और IMF जो है वो हमें और जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल एजेंसीज हैं वो डॉलर्स देंगे। फिर उन्होंने कहा कि जनाब 33 अरब डॉलर हमें पेमेंट करनी थी, अदायगी करनी थी। 10 अरब डॉलर जो है करंट अकाउंट डेफिसिट के, और बाकी 23 अरब डॉलर में मुख्तलिफ कैटेगरीज वो बताते हुए आखिर में बात जाके अटकी 2 अरब और शायद 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की। तो हमें पूरे 5 माह में सिर्फ 2 अरब 80 करोड़ डॉलर देने। आप लोग खामाखाई में खुर्रम इतने परेशान होते हैं इकॉनमी को लेकर, इकॉनमी तो बहुत अच्छी है। जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। देखें, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जो है वो किस तरह से किस सिचुएशन में होना चाहिए, ऑफ कोर्स उसको भी हमें देखना चाहिए। एक तो ये कि इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस ऑलरेडी आपको पता है काफी ज्यादा परेशान हैं, काफी ज्यादा जो एक्टिविटी कम हो गई है। और दूसरी जानिब काफी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, बिजनेसेस ऐसे हैं, सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने लोन्स लिए हुए होते हैं अपनी एक्सपेंशन के लिए, जो कि पिछले आपको पता है 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा लोन लिए गए हैं। खासकर आपको याद होगा टर्फ फाइनेंसिंग के अंदर जो कि पिछली गवर्नमेंट ने दी थी, एक सब्सिडाइज फाइनेंसिंग जो है स्कीम थी कोविड के बाद। तो अब जो है रेट अगर बढ़ाए जाते हैं तो देखिए रेट 2 वजूहत पे बढ़ाए जाते हैं। एक तो ये कि उसका इम्पैक्ट आएगा महंगाई पे और उसका इम्पैक्ट आएगा करेंसी पे और इम्पोर्ट पे। और दूसरा ये होता है कि जी IMF हमें जो है ऑफकोर्स डिक्टेट करता है कि जी आप अगर रेट्स बढ़ाएं, टाइटनिंग करें, टैक्सेस बढ़ाएं और गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ाएं ताकि आपकी जो है डेफिसिट कम हो सके। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जो मैं ऐसी समझता हूँ कि रेट बढ़ाने से इफेक्टिवनेस क्यों नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई मॉनेटरी पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो जब मार्केट फ्री होती है उसमें वो कारामद होती है, यानी कि मार्केट जो है नॉर्मल कोर्स में हो। यहाँ पे देखें जो इम्पोर्ट्स हैं उसे भी जो है आर्टिफिशियली रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ऑफकोर्स समझ में आता है रीजन ये कि जी आपने लोन्स देने और आपने जबरदस्ती जो है इम्पोर्ट्स को रोका है, और दूसरा ये कि आपने जबरदस्ती करेंसी को भी जो है रोका हुआ है, इंटरबैंक मार्केट। तो ये दोनों चीजें अगर आपने जबरदस्ती रोकी हुई हैं और आप इसको हिलने नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली फिर इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? मतलब इसलिए बढ़ा रहे हैं कि डॉलराइजेशन ना हो। तो डॉलर तो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और अगर ये समझ रहे हैं कि इम्पोर्ट जो है कम हो जाए तो इम्पोर्ट तो ऑलरेडी आपने रोकी हुई है, या फिर ये समझे कि जी डिमांड नीचे चली जाए ताकि बिजनेस जो है वो ग्रो ना, या एटलीस्ट जो है डिमांड कम हो जाए तो कंजम्पशन कम हो जाए, तो वो तो ऑलरेडी कम हो रही है क्योंकि इम्पोर्ट्स और रॉ मटेरियल तो आ ही नहीं रहा मार्केट में उस तरह से जिस तरह से पहले आ रहा था। तो प्रॉब्लम ये है कि इसकी इफेक्टिवनेस चैलेंज करनी पड़ेगी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या हासिल किया जा रहा है। क्या इन्फ्लेशन को कंटेन किया जा रहा है? इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी फूड और एनर्जी की वजह से बढ़ रही है, वो भी प्लान इंक्रीजेज होते हैं कि जी गवर्नमेंट कहती है हमें बढ़ाना है, IMF की जो है ना वो कंडीशन पूरी करनी है और हमारी इनएफिशिएंसी ज्यादा है, इससे हमें बढ़ा के आवाम पे डालना है और टैक्सेस मजीद बढ़ जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से उस वक्त तक इमरान इफेक्ट नहीं आएगा जब तक आप या तो इम्पोर्ट्स को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे या फिर करेंसी रेट को जो है मार्केट पे नहीं लेके आएंगे, ताकि रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स जो है वो आपकी फॉर्मल चैनल से आ सके और आपको फायदा भी तो हो, वरना तो लॉस होगा। ठीक है,
अंजुम निसार साहब, मौजूदा हालात में आप क्या समझ रहे हैं? पॉलिसी रेट बढ़ाना, जबकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मुतासिर भी नहीं हो सकती इससे, और जो इंपोर्ट्स हैं ऑलरेडी आपने रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं, इन्फ्लेशन अपनी जगह पर मौजूद है, और फिर अगेन वही पॉलिसी इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, उसको उस पर काबू पाने के लिए शरह सूद बढ़ाना, जबकि हमारा मसला जो है वो डिमांड साइड का नहीं है, हमारा मसला सप्लाई साइड का है। जी अंजुम निसार साहब, हुई थी आज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट होनी थी, कल शाम को मैंने आपसे यही बात की थी चैनल पे कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है इसमें डिमांड कर्टेल करना नहीं है, सप्लाई साइड है। आपने देखे पूरे मुल्क में फ्लड आए हुए हैं, इस वक्त हमें चाहिए होगा डिमांड और कर्टेल करते हैं और मुल्क में चीजें आपको नहीं अवेलेबल होती तो लोग तो इसी ट्रेंड रहेगा। 1% अगर इसमें ना बढ़ाते तो कोई क़यामत ना आ जाती। वो सही क्या उनका देखिए ये भी कहना है, आपने एक बात पे गौर किया, गवर्नर साहब ने ये बात भी की कि हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस में कमी हुई है, लेकिन वो बहुत बड़ा ऑफसेट हो गया, जो यानी कि इंपोर्ट में बहुत ज्यादा कमी हुई, 18% की कमी इंपोर्ट में हुई है, लेकिन ऑफसेट किसने कर दिया? रेमिटेंस और एक्सपोर्ट की कमी ने। तो देखे ना, ज्यादती यानी कि कोई मिसमैनेजमेंट हो रही है फेडरल लेवल पे। गवर्नमेंट को इसको बड़ा सीरियसली लेनी चाहिए था, जो मैंने परसों बात की। अब 1% बढ़ाने के बाद ये तकरीबन जो कंज्यूमर को पड़ेगी 20-22% के ऊपर, तो मैं तो कहता कि 16% में बता दे बड़ा से बड़ा इकोनॉमिस्ट कि इसमें कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है। मौजूदा आपकी इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने है। आज हमारी कहीं मुलाकात हुई तो वहां पे हमने यही बात की कि एक्सपोर्ट्स, बिलवानी साहब आज बताए थे कि शायद आज 30% की एक्सपोर्ट रह गई है, और आने वाले महीनों में, शायद 2 महीने बाद ये एक्सपोर्ट का ट्रेंड मजीद नीचे जाएगा। यानी कि मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो गवर्नर स्टेट बैंक साहब को उनको चाहिए था कि ये मौजूदा पॉलिसी को बरकरार रखते। ये 16% भी बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट एवर है। तो कौन सा सेक्टर, और फिर आपने देखा कंटेनर, मुल्क का पहिया तो चल नहीं रहा था, वो जैम था। अब उन्होंने आज ऐलान किया था कि कंटेनर छोड़े जाएंगे। ये भी एक प्रोसेस है, लंबा लेगी, टाइम लेगा, फिर उनका जो चीजें रिलीज होंगी वो मार्केट में आएंगी, उनकी चीजें आगे बढ़ के। तो ये तो बहुत एक स्लो प्रोसेस है। तो दोबारा बताइएगा, आज जो इक़दाम किए गए आप कह रहे हैं कि ये टाइम टेकिंग है, इसमें बड़ा वक्त लगेगा इन चीजों में, इसकी क्लियरेंस में? सॉरी, कब ये इंपोर्ट के हवाले से जो रिलीफ मिला है, कंटेनर्स के हवाले से जो पॉलिसीज हैं, क्या ये टाइम टेकिंग एक्सरसाइज होगी? देखिए, जो आज कंटेनर, अच्छा, वी वेलकम दैट, अच्छा डिसीजन है कि डिसीजन लेने में कितने माह लगा दिए गए। यानी अपना बहुत बड़ी कोई $200-300 मिलियन शायद शिपिंग ट्रेड के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज को दे देंगे, ये बजाय के हम 1-2 मिलियन देखे ना। जो डॉक्यूमेंट आप देखेंगे, कोई जो हमने डिटेल दिए स्टेट बैंक के, तो उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद वो डॉक्यूमेंट की भी, जो $10,000, $12,000, $6,000, कम अज कम इनको क्लियर कर देते हैं। ये एक इंडस्ट्री का $25 मिलियन की किसी ने इम्पोर्ट की है मशीनरी, और $3-4,000 का उसका पुर्जा नहीं आवा, तो वो तो उसके लिए बेकार हो गया। वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, उसका पहिया नहीं चलेगा, जॉब्स क्रिएट नहीं होगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ये जो FBR कहता है, जो पहले हमने दिसंबर में 220 अरब की तकरीबन कमी देखी है लास्ट क्वार्टर के अंदर, ये तो बढ़ता चला जाएगा। ये जो खाली खुश है वो इस बात पे खुश है FBR के हमने, क्योंकि इन्फ्लेशन ही ट्रेंड है, अगर डॉलर 200 का था आज 230 पे टैक्स दे हुए हैं, तो वो खुश हो जाते हैं जब हमने अपने टारगेट इतने हासिल कर लिए। तो ये अच्छा सही तरीके कार नहीं है। खुर्रम, ये मुझे बताइएगा, जो इतना बड़ा पहाड़ है, जो $33 अरब की हमने पेमेंट्स करनी थी, और उसके बाद ले दे के वो सिर्फ $2 अरब और $80 करोड़ रह गए, जो हमने 5 माह में अदा करने हैं, जो उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जिस तरीके से। $10 अरब करंट अकाउंट डेफिसिट के, फिर 23 अरब बचे, 23 अरब में से 15 अरब हम दे चुके हैं, 8 अरब बचे, 8 अरब में से 5 अरब जो है वो 3 अरब जो है वो रोल ओवर हो जाएगा, और बाकी 5 अरब में से $2 अरब तकरीबन जो है वो मल्टीलैटरल और बायलैटरल के, वो उनको हम देंगे और वापस आ जाएंगे। महज सिर्फ $2 अरब $80 करोड़ का मसला है, तो ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। फिर ये प्रेशर क्यों आ रहा है रिजर्व के ऊपर? देखिए, मुझे लगता है इमरान कि ये $2.8 अरब नहीं, बल्कि मैं इसको काउंट करूंगा $8 अरब, क्योंकि मैं वर्स्ट केस लेके चलूंगा और उसके हिसाब से प्लान करूंगा। तो मुझे लगता है कि एक तो चाइना के साथ ये इतना आसान नहीं है $3 अरब का रोल ओवर, जो स्टेट बैंक गवर्नर कह रहे थे कि $3 अरब भी रोल ओवर हो जाएंगे। मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह अगर होना होता तो प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब जब होकर आए थे चाइना से, उसके अगले कुछ दिनों में हो चुका होता। उससे पहले सऊदी अरेबिया ने कर दिया, UAE ने कर दिया, और आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग दोस्त है चाइना, उसने अभी तक नहीं किया। ऑफ कोर्स कुछ रीजंस होंगे ना, और उनकी नाराजगी इस चीज पे भी होगी कि हमने IPPs में भी उनके साथ जो सलूक किया, जो हमारी अपनी पॉलिसी थी, लेकिन उनको सफर करना पड़े। पेमेंट्स डिलेज हैं उसमें, जो हमने IPPs की मद में उनको बिलियंस ऑफ रुपीस करने हैं,
और फिर उसके साथ साथ एक और इशू ये कि उसके अलावा भी 2.2 बिलियन कमर्शियल लोन है जो कि एक मरतबा जाएगा और फिर वापस आएगा। ये वापस आना उम्मीद ना रखें, उसकी वजह ये कि ये लास्ट ईयर भी आपको याद होगा। व्हाट अबाउट नाइन्थ रिव्यू, जो IMF नाइन्थ रिव्यू, क्या वो इतना आसान है? अगर होता तो हो चुका होता, अब तक का हो चुका होता अगर हमने डिसीजन टाइम पे ले लिए होते। हमने डिसीजन टाइम पे नहीं लिए, हमने करेंसी को रोक दिया, मतलब कि उसको ऐसा रोका कि उसकी वजह से हमें रेमिटेंसेस में लॉस हो गया, यानी कि 2 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस और तकरीबन 1.5 अरब डॉलर की जो है एक्सपोर्ट लगा लें आप। 3-3.5 बिलियन डॉलर आपका जो है वो अगर इनफॉर्मल मार्केट में चला गया है तो वो आपके यहाँ रिजर्व में ऐड हो सकता था ना, जो आपने जाने दिया जस्ट बिकॉज के आपने करेंसी रोक के रखी हुई है जबरदस्ती, और इम्पोर्ट को आपने जो है वो रोक के रखा हुआ है। तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमें मार्केट पे चीजों को लाना है। हमने अननेसेसरी इंटरवेंशन करके ना अपनी सारी इकोनॉमी को हम खराब कर देंगे, ये नहीं करना हमने। ज़्यादा इस चीज को रियलाइज करें कि मार्केट ड्रिवन चीजें करेंगे तो IMF भी आएगा। अंजुम निसार साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये मौजूदा सिनेरियो में मईशत किस तरह से आगे चलेगी? सर मुझे लगता है दोबारा का शिकार रहेगी। देखिए इस वक्त जबकि ये कमोडिटी प्राइसेस, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही है, इसका तो ये एक मार्केट को पुश देते हैं, कम से कम मेंटेन कर देते हैं, तो ये एक आगे कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। कोई चीज पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जब समझे कि कोई ऑप्टिमिज्म हो। तो ये जो हालात हैं, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को, उसी मैंने आपसे बात की थी, डिसीजन लेने में ना जाने 3-4 महीने एक मेजर डिसीजन लेने में क्यों कर देते हैं। IMF के पास हमें जाना होगा, जाना पड़ेगा, ये करवा और उसकी शराइत भी माननी होंगी। 9th रिव्यू से पहले उसकी शराइत माननी होंगी। बिजली, गैस, पानी जो भी है, जो उसको कह रहा है किस्म करे, उसको खत्म करना होगा और अपने मुआशी क़िबले को दुरुस्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद और अंजुम निसार साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।